नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। आज राहत पैकेज की दूसरी किस्त का ऐलान होगा। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आज किसानों मजदूरों पर ऐलान संभव है और 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है उसमें किसानों और मजदूरों के लिए सरकार ने क्या सोच रखा है, किस तरीके से मजदूरों को और किसानों को सरकार सशक्त बनाने जा रही है, इस पर आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विस्तार से जानकारी देंगी, जैसा कि कल उन्होंने एमएसएमई सेक्टर के लिए बताया। आज किसानों मजदूरों पर ऐलान है। 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज, उसमें किसानों को क्या मिला, मजदूरों को क्या मिला, इस पर शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो राहत पैकेज की दूसरी किस्त को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कल शाम 4 बजे भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आज शाम 4 बजे एक बार फिर से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उसको अब अलग अलग तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में कैसे दिया जाएगा, उस पर विस्तार से बात वित्त मंत्री करेंगे। कोरोना काल में इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें जारी हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जिसका नाम रखा गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। कोरोना के प्रकोप के बाद से ही पीएम मोदी और सीएम योगी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। ऐसे में आज एबीपी गंगा लगातार अलग अलग उद्यमियों से चर्चा कर रहा है। आज हम उन महिलाओं से चर्चा करेंगे जो खुद आत्मनिर्भर हैं, उद्योगों से जुड़कर एक नया अध्याय रच रही हैं, एक नया आयाम बना रही हैं और ऐसी ही महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं जिनसे हम आत्मनिर्भरता पर चर्चा करेंगे कि कैसे भारत आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भरता के साथ लोगों को रोजगार की संभावनाएं भी मिलें। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने आज कहा, प्रति व्यक्ति आय बढ़े तो उसमें क्या कुछ आगे हो सकता है। तो कुटीर उद्योग की अगर हम बात करें तो महिलाएं अब केवल रसोई तक सीमित नहीं हैं। मोमबत्ती, अगरबत्ती, फूल माला, बैटरी, बिंदी जैसे काम बड़े स्तर पर हो रहे हैं। पूरे कुटीर उद्योग में महिलाओं की लगभग आधी भागीदारी है। कुटीर उद्योग पर भी सरकार जोर दे रही है। इसके अलावा हम बात करें तो छोटे उद्योग से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। दूसरी जो महिलाएं हैं उनको भी आत्मनिर्भर बनाने में अपना सहयोग कर रही हैं और कुटीर उद्योग में जो कुल उद्यमी हैं उनमें आधा से लगभग आधी जो संख्या है वो महिलाओं की है और कुटीर उद्योग पर भी सरकार ध्यान दे रही है। और आत्मनिर्भरता की जब बात हो रही है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान हमें चलाना है, तो इसमें आत्मनिर्भर महिलाएं अब किस तरीके से सोचती हैं कि आगे बढ़ा जा सकता है और इसके साथ ही साथ क्या कुछ आगे की राह हो सकती है, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो कुटीर उद्योग को समझिए, एक ही परिवार के सदस्य संचालन करते हैं, छोटी सी जगह में काम होता है, कारखाने की जगह घर से ही उद्योग चल जाता है, घर में ही काम हो जाता है, घरों में ही वस्तुओं का निर्माण हो जाता है, अलग से कोई ऑफिस या कारखाना स्थापित करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्थानीय स्तर पर ही कच्चा माल मिल जाता है और परिवार के सदस्य ही सामान को बाजारों में बेचते हैं। और स्वदेशी आंदोलन में कुटीर उद्योग की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। परिवार ही इस उद्योग को चला लेता है। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ चर्चा में कुछ आत्मनिर्भर महिलाएं जुड़ रही हैं, उनसे आपको हम मुखातिब करवाते हैं। लखनऊ से हमारे साथ हैं आसमा हुसैन जी, जो फैशन डिजाइनर है। दिल्ली से हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका राणा जुड़ चुकी हैं। तो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से उद्यमी शिल्पी अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रियंका राणा जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो फिर उसमें जो आत्मनिर्भर महिलाएं हैं, जो आत्मनिर्भर भी हैं, दूसरों की भी मदद कर रही हैं, उनकी कितनी बड़ी भूमिका हो जाती है? देखिए, भूमिका हमेशा से ही महिलाओं की बहुत बड़ी रही है। चाहे आप कोई भी उद्योग ले लीजिए, आज किसी भी फील्ड में महिलाएं पीछे नहीं हैं। आज आप साइंस में ले लीजिए, आप एजुकेशन फील्ड में ले लीजिए, चाहे इंडस्ट्रीज में ले लीजिए, चाहे आप जॉब्स में ले लीजिए, महिलाएं हमेशा आगे बढ़ करके उन्होंने योगदान दिया है और इस चीज़ को हमेशा हमारे समाज ने अब एक्सेप्ट भी कर लिया है
कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन अभी हम कोविड-19 एपिडेमिक की बात कर रहे हैं, पेंडेमिक की बात कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि ये आपदा का टाइम है। ये अभी हमें बजट जो सरकार दे रही है वो नहीं है, ये हमें डायरेक्ट, आप ये देखिए जो बिजनेस क्लास है उसकी डिमांड और सप्लाई पे सब कुछ डिपेंड करता है। हम लोग अगर कोई भी बिजनेस करते हैं या कुछ है तो हमारी जो सप्लाई है वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर जो कंज्यूमर है उसको डायरेक्ट रिलीफ नहीं देती है सरकार, तो ये अल्टीमेटली हम लोगों को पर इफेक्ट करेगा। और यही चीज आप देखिए जो कारखाने हैं, आप चाहे कालीन उद्योग ले लीजिए, चाहे आप हैंडलूम ले लीजिए, चाहे आप लखनऊ के चिकनकारी ले लीजिए, वो सारी डिमांड पे डिपेंड करती है। अगर डिमांड ही नहीं रहेगी तो सप्लाई कैसे करेंगे और आगे उद्योग कैसे चलेगा। तो ये पेंडेमिक के टाइम पे सरकारों को जो कंज्यूमर है उनको भी डायरेक्ट रिलीफ देनी पड़ेगी, तभी जाके, क्योंकि आपके जो बिजली के बिल्स हैं, जो आपके लोन हैं, अभी हम लोग बात कर रहे थे जी कि जो आपका कोलेट्रल फ्री लोन्स हैं, कोलेट्रल फ्री लोन्स भी सर आज तक, अभी तक भी पहले से 10 लाख का अप्रूवल था जो आज तक हम लोगों को नहीं मिलता है बिना गारंटी के। तो ये कैसे मिलेगा? ये जमीनी हकीकत पर देखना पड़ेगा कि किस तरह से कथनी और करनी में फर्क होता है। ये जमीनी हकीकत पे कैसे बदलेगा और किस तरह से वो लोग हम लोगों को हेल्प करेंगे जी, वो चीज देखने वाली बात बिल्कुल है। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आसमा हुसैन जी भी हैं, फैशन डिजाइनर हैं। आसमा जी, जैसा कि ये बात सामने आ रही है कि इस वक्त केवल जो आत्मनिर्भर लोग हैं, जो उद्यमी हैं, जो आप जैसे लोग हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं, उनको इन्हें कंज्यूमर को भी मजबूत बनाने की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि जो ऐलान कर सरकार ने किया है केवल उद्योगों को मजबूत बनाने से काम नहीं चल पाएगा? जी बिल्कुल ठीक बात है। जो उद्योग है उनको भी मजबूत बनाने के लिए जो ये पैकेज आया है, ये तो सिर्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए पैकेज आया है कि आपका अगले 6 महीने 7-8 महीने तक की आपकी जो तनख्वाहें देनी है वो आप दे सकें और आपका प्रोडक्शन एक स्लो लेवल पे चलता रहे। लेकिन जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि जब तक मार्केट में फ्लश नहीं होगी, लिक्विडिटी नहीं होगी और टैक्सेस में रिलीफ नहीं होगी, बिजली के बिल में रिलीफ नहीं होगी, तब तक बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोन वाले पैकेजेस हैं, जैसा कि अभी कह रही थी कि वो ज़मीनी हकीकत ये है कि वो उस पर मिलते नहीं हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है, जो हमारा चिकनकारी है, हैंडलूम है और खादी है, इसमें हमारे जो हैंडीक्राफ्ट है, ये हमारे लाखों कारीगर इसमें जुड़े हुए हैं और वो लोन लेके काम नहीं कर सकते, या जो छोटे छोटे एसएचजीज हैं उनको वो लोन लेके, इतने बड़े लोन लेके, रिस्क लेके काम नहीं कर सकते जी। उनके लिए ग्रांट्स की प्रोविजंस होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स में गवर्नमेंट की हैं, लेकिन वो स्कीम्स अभी तक इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं होती थी। तो अब अगर उन स्कीम्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करा दें और उसमें कुछ और रियायत हो जाए, जैसे पहले 25% का ग्रांट होती थी, तो वो 25% के बजाय अगर 50% ग्रांट हो जाए। बिल्कुल, मतलब रियायतें थोड़ी बढ़नी चाहिए। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे कि और क्या कुछ हो सकता है। उधम सिंह नगर से हमारे साथ शिल्पी जी भी बनी है। आसमा जी आते हैं आपके पास, विस्तार से हम बात को करेंगे। शिल्पी अरोड़ा जी, जब हम आत्मनिर्भर भारत की अभियान की बात कर रहे हैं, तो ये आत्मनिर्भरता आप कैसे बढ़े, जो लोकल प्रोडक्ट हैं वो ग्लोबल कैसे बने, क्या सोचते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, जैसा मेरे से पहले 2 स्पीकर्स ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये चीजें घोषणाओं में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड पे उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये बहुत जरूरी है जानना। क्या कोलेटरल फ्री जो लोन की बात कर रहे हैं वो मिलेंगे? क्या अमेज़न जो इतना बड़ा पूरी इंडियन मार्केट पे कब्जा कर चुका है उसको बैन किया जाएगा? सरकारी कैंटीनों पे शुरुआत करी गई है कि स्वदेशी प्रोडक्ट लेने की, क्या ये लोकल मार्केट में भी होगा? क्या सरकार खुद इंपोर्ट करना, आज की डेट में चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे आप टेस्टिंग किट की बात करें, सब इंपोर्ट हो रहे हैं, क्या उस पर रोक लगेगी? डायरेक्ट बेनिफिट जैसे कि कंज्यूमर के पास, जो आम जनता के पास है, आप देखेंगे कि दूसरे देशों में भी उद्योगपतियों को एक डायरेक्ट एक फिगर उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई थी, तो हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं करा जा रहा?
ये जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जो चीजें हमें समझ में नहीं आ रही कि एनबीएफसी को आपने ग्रांट एक काफी बड़ा अमाउंट मुहैया कराया है, लेकिन वो हमारी जैसी महिला उद्योगपतियों के पास, हमारे जैसे समाज सेवी लोगों के पास पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, और आम जनता को उससे डायरेक्ट बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि अब हम आपदा काल में हैं, पेंडेमिक के काल में हैं। इस समय में घुमाकर ऐसे प्रोसेसेस जो महीनों लेंगे, उसकी जनता को आवश्यकता नहीं है। जनता चाहती है हमारे अकाउंट में आज हम तनख्वाहें दे रहे हैं, आज हम बिजली के बिल भर रहे हैं, आज हम जीएसटी दे रहे हैं, टीडीएस जमा करा रहे हैं, डायरेक्टली हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये जानना बहुत साफ और क्लियर शब्दों में बहुत जरूरी है हमारे जैसी उद्योगपति महिलाओं के लिए। ठीक है। अब प्रियंका राणा जी, अगर हम कुछ आंकड़ों पर जाएं तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है 2018-19 की। उसमें यह है कि एमएसएमई रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, जो भारत एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया भर में प्रोडक्ट्स, उसमें केवल 48% प्रोडक्ट एमएसएमई से जुड़े हुए हैं। ऐसे में क्या लगता नहीं कि जिस आर्थिक पैकेज की बात की जा रही है, जिस मदद की बात की जा रही है, अब ये जो परसेंटेज है 48 से हमें 58 और 68 तक करने का एक बड़ा मौका है? जी, मौका है, लेकिन बात वही है कि आप स्वदेशी चीजों को कितना सरकार बोल रही है, लेकिन सरकार खुद नहीं कर रही है। खुद जो आपकी इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, क्या वो छोड़ेंगी? कितने सारी ऐसी चीजें हैं जो सरकार खुद प्रमोट करती है विदेशी चीजों को। तो जब सरकार ही नहीं छोड़ रही है, तो बाकी आप दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग स्वदेशी चीजों को, प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे? दूसरा, पहले से ही लोग इतने ज्यादा लोन में दबे हैं। अब ये आपदा का समय है, और आपदा के समय में सब लोगों के कारोबार ठप पड़े हैं। बिल्कुल, कारोबार ठप पड़े हैं, तो लगातार जो उद्योगपति महिलाएं हैं उनका कहना है कि बहुत सारी व्यवहारिक स्तर पर चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। आसमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं। आसमा जी, जैसा कि अभी बात आई कि ऑनलाइन तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, तो क्या आप मानती हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आप जैसी जो आत्मनिर्भर महिलाएं हैं, जो दूसरों का भी सहयोग कर रही हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बड़ी मजबूती का सबब बन सकता है? क्योंकि बहुत सारे जो छोटे छोटे क्षेत्रों में लोग घरों से भी काम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट आसानी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और उनको बायर्स मिल जाते हैं। क्या इस क्षेत्र से थोड़ा उम्मीद है कि आप और मजबूत हो सकते हैं और लोगों को मजबूत बना सकते हैं? देखिए, अभी आने वाले 4-5 महीने में तो इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारे मूवमेंट्स बंद हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑनलाइन जाना तो पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा, लेकिन आपकी वहाँ से बिक्री होती है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये वहाँ पे कंपटीशन भी है। और आपकी बड़े बड़े जैसे अमेज़ॉन जैसे बड़े उसमें आप छुप जाते हैं, कहीं पे आपके प्रोडक्ट्स छुप जाते हैं। तो आप अपना ख़ुद का जो वेबसाइट्स होती हैं उसके थ्रू जो लोग बनाते हैं, और फिर उसमें प्रमोशन बहुत करना होता है, उसके भी एड्स देना पड़ते हैं। तो ये कोई ऐसा चीज़ नहीं कि वो फ्री में हो जाता है। तो उस प्रमोशन को, मार्केट को करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ पैकेजेस ख़ास तौर से महिला उद्यमियों को, और जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, उसके लिए कोई प्रोविज़न करना चाहिए कि ब्रांडिंग हो सके। दूसरा, जो ग्लोबल बात हो रही है एक्सपोर्ट की, उसमें ग्लोबल डिमांड जब नहीं है, जैसे हम कह रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया यूज़ करेंगे, वैसे ही बाकी कंट्रीज़ भी जा रही हैं कि हम अपनी कंट्री का ही सामान इस्तेमाल करेंगे। तो जब डिमांड ही नहीं होगी, जब आपके पास ऑर्डर्स नहीं होंगे, तो आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? जितना भी कॉटेज इंडस्ट्री है, जितनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, नंबर 1 पे आती है। हमारा 24% फॉरेन एक्सचेंज उसी के थ्रू आता है। लेकिन हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे काम करेगी? हमारा तो सारा जो सेल होता है वो एग्जीबिशंस बेस्ड होता है, और इस साल की सारी एग्जीबिशंस ख़त्म हो गई। ये सीज़न निकल गया चिकनकारी का, और आने वाले जो एग्जीबिशन का सीज़न है सितंबर अक्टूबर, वो भी ऐसे ही निकल जाएगा, जहाँ तक कि ये जिस तरह से ये चल रहा है। क्योंकि कोई भी कंट्री, जहाँ जर्मनी, यूएस, जो एग्जीबिशंस होती थी वो सब कैंसिल हो गई हैं, या वो ऑनलाइन उसमें कुछ ऑनलाइन एग्जीबिशंस कर रहे हैं।
आप ऑनलाइन में आपकी सेल की कोई गारंटी नहीं होती है जो एग्जीबिशंस के थ्रू है, क्योंकि वहाँ पे 29 कंट्रीज सेल कर रही हैं जो स्ट्रॉन्गर हैं, जो ज़्यादा पैसा फ्लश करती हैं, मार्केटिंग करती हैं, ब्रांडिंग करती हैं, वो विजिबल हो जाती हैं क्लाइंट्स को, वो दिखाई देती हैं। तो जब तक हमारे पास, आप ये उम्मीद करते हैं कि जो 10 लाख वाली इन्वेस्टमेंट वाली एक छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री है वो 50 लाख का मार्केटिंग पैकेज ला सकती है जी, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पैकेज जो दिया गया है ये बड़े उद्यमियों के लिए है, क्योंकि आप देखिए जो माइक्रो लिमिट है वो भी बढ़ गई है, लेकिन माइक्रो लिमिट को बढ़ा देने से जो छोटे छोटे एंटरप्राइज हैं वो बड़े नहीं हो ठीक है, जाएंगे। मतलब संभावनाएं वो अभी बढ़ाने की छोटे भी ही जरूरत हैं। है कि उनको प्लेटफॉर्म मिलता क्या रहे, सहूलियत मिल शिल्पी पाएगी। अरोड़ा जी, आपने बातचीत में जिक्र किया था कि जो सरकारी कैंटीन है, आपको गृह मार्केटिंग मंत्री ने कल बढ़ाने एक की ऐलान जरूरत किया कि जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उनकी कैंटीन में जो स्वदेशी सामान है वही मिलेगा। क्या इसको एक अवसर की तरह आप लोग नहीं देखते कि अब कम से कम जिस तरफ आसमा जी इशारा कर रही थी कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनके आगे हम टिक ही नहीं पाते, तो जब स्वदेशी सामान कैंटीन में मिलेगा तो उसमें फिर एक प्लेटफॉर्म आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसको ज़्यादा मिल सकता है, अगर ऐसी और कैंटीन में चीज़ें लागू हो जाए तो। जी बिल्कुल, ये एक अच्छी पहल है। अगर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत की, तो बिल्कुल भारत में हर चीज है, इतना टैलेंट है, प्रोड्यूस करने की क्षमता है। लेकिन ये सारी बातें आपकी बिल्कुल ठीक है। 3 लाख करोड़ का स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को लोन की बात करी, एनबीएफसी को लोन्स की बात कर रहे हैं 30,000 करोड़ की, 45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट स्कीम की बात कर रहे हैं जिसमें 25। लेकिन इस समय जो तत्काल में जो जरूरत है, इस समय तत्काल में लोग ये नहीं सोच रहे कि हम क्या एक्सपेंड करेंगे। इस समय हमारे लिए चैलेंज ये है कि तनख्वाहें कैसे देनी है, टैक्सेशन कैसे जमा कराना है। बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज है। अगर हम बात करें आने वाले समय में, अगर पूरा विश्व और भारत मिलकर डिसाइड करता है कि चाइना को हमने बैन करना है, चाहे वो दिवाली हो या होली हो या क्रिसमस हो, हम कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। एक अच्छी पहल है, सरकार को इसके लिए कैंपेन बिल्कुल चलानी चाहिए। लेकिन लोकल उद्यमियों के लिए इस समय जो डिफरेंट चैलेंजेस हैं, टूरिज्म इंडस्ट्रीज आप बात करें बिल्कुल खत्म हो गई है। अगर आप एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, आप ट्रैवल एजेंट बात करें, उत्तराखंड जैसा प्रदेश जो कि पूरा का पूरा पर्यटन पर निर्भर है, छोटे छोटे होटल वाले, छोटे छोटे टूरिस्ट गाइड जो छोटे छोटे लाउंज चलाते हैं, ढाबे चलते हैं, होटल चलते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं, उनका फेट क्या होगा? क्योंकि इस समय जो तत्काल जरूरत है उनको अपना खाना और अपने जो स्टाफ के लोग हैं उनके सर्वाइवल की बात है। बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज हैं, अच्छी बात है। आज से अगर हम 6 महीने बाद की बात करें, 1 साल के बाद की बात करें, तो इसको हम एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। हमसे अपने लोन की किस्तें नहीं दी जा रही, तो नया लोन लेना हम लोग सोच भी नहीं सकते इस समय में कि हम नई इंडस्ट्री सेटअप करें, नया स्टाफ हायर करें, उनकी सैलरीज दें। इस समय चैलेंज अपना और अपनी टीम का, अपने परिवार के सर्वाइवल का है। बिल्कुल, सर्वाइवल का पूरा मसला है। प्रियंका जी, समाज को आप बड़े करीब से देखते हैं, और अगर हम बात करें इन कुटीर उद्योगों की या फिर एमएसएमईज की बात करें, महिलाओं का योगदान इसमें बहुत बड़ा है। अभी अगले 6 महीने में क्या होगा? कोरोना से हम किस हद तक जंग को जीत पाएंगे, या ये कोरोना चलता रहेगा? तमाम तरह की बातें हैं। ये तो संकट काल है, लेकिन इस संकट काल के गुजरने के बाद जो सरकार इस वक्त कोशिशें कर रही है, वो कितनी मदद आत्मनिर्भर महिलाओं को कर पाएगी? क्योंकि महिलाएं सशक्त होती हैं, लोगों को भी सशक्त करती हैं। निराशा इस दौर में है, लेकिन आगे की कुछ राह आपको बुलंद दिख रही है जो कोशिशें हो रही हैं। देखिए, सरकार कोशिश कर रही है और मैं इसकी तारीफ करना चाहूँगी कि हाँ, सरकार ने काफ़ी पैकेजेस दिए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि पहले से ऑलरेडी अभी 20 लाख करोड़ का सरकार ने दिया है, उसमें से जो सरकार अपनी तरफ से दे रही है वो 6,000 करोड़ है। बाकी था तो, लेकिन जो डायरेक्ट रिलीफ है, जो कंज्यूमर के पास जानी चाहिए, जो हर एक नागरिक के पास जानी चाहिए, वो अभी मिसिंग है। और जब तक वो आप नहीं देंगे तब तक आपकी जो इंडस्ट्रीज है, जो आपके एमएसएमई की जो बात कर रहे हैं, वो भी अफेक्ट करेंगे। वो इम्प्रूव करने की उम्मीद नहीं है। अभी आपदा की बात कर रहे हैं, तो आपदा में आपको डायरेक्ट रिलीफ देना बहुत जरूरी है। अभी रेस्टोरेंट्स की बात चल रही थी, रेस्टोरेंट्स अभी रिवाइव नहीं कर सकते हैं। अगर आप लॉकडाउन खोल भी देते हैं, मैं कहती हूँ 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद अगर लॉकडाउन खुलता भी है, तो ऑलरेडी जो काफी रेंट्स जाते हैं, उनके जो बिजली के बिल्स हैं, जो उनके वर्कर्स की सैलरी है, वो तो आपको जेब से देने ही है। काफी ईएमआईज होते हैं, वो आपको जेब से देने हैं। और कस्टमर उसके बाद भी वहां पर आएगा कि नहीं आएगा, वो भी मार्केट में एक इनसिक्योरिटी है।
तब तक वो लोग क्या करेंगे, तब तक वो लोग किस तरह से सरवाइव करेंगे। ऐसे ही काफी सारे और भी इंडस्ट्रीज हैं। बिल्कुल, और भी ये एक फैक्ट्रीज हैं। महत्वपूर्ण बात है कि जिस वक्त सर्वाइवल की बात है, जिस वक्त अस्तित्व बचाने की बात है, उस वक्त क्या हम विकास के बारे में सोच सकते हैं या सोच सकते हैं कुछ बेहतर चमत्कार हो जाएगा। इन सवालों पर भी जवाब लेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। वक्त यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। उसके बाद यही सवाल कि क्या संकट के दौर में कुछ नया कमाल करने को हम तैयार हैं या हमें अभी रुकना होगा।